हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आई थिंक कैमरा सेट है ना प्रॉपर। ठीक है, तो अभी अपन एंडोक्राइन पार्ट 2 पे आ चुके हैं। कल वही एंटी थायराइड ड्रग्स, जहाँ पे मेरे को हल्की हल्की बहुत तेज नींद आने लगी थी, तो मैंने कहा था कि इसको अपन आज ही देख लेते हैं। तो कल थायराइड के बारे में अपन ने सब, इससे पहले वाले थायराइड में अपन ने सारी चीज़ देख ली है। ठीक है, कि क्या क्या स्टेप्स होती है ना। क्रेटिनिज्म, मिक्सिडीमा कोमा। तो अपन बात करेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में। तो ये देखो क्लासिफिकेशन इसमें क्या क्या किया गया है। जो स्टेप्स थी, 5 स्टेप्स थी, वहीं पे अपन छेड़खानी करेंगे ताकि अपन थायराइड हार्मोन को बढ़ने से, अगर बढ़ रहा है हाइपरथायराइडिज्म में, तो अपन को कम करना है। और अगर ऑब्वियसली अगर कम है तो फिर अपन को सिंथेटिक थायरोक्सिन, लीवोथायरोक्सिन जो है, वो अपन को सप्लीमेंट करना पड़ेगा पेशेंट पे। पर अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो उसको कंट्रोल कैसे करें, तो अपने पास इतने सारे ड्रग्स अलग अलग। ये देखो, ये थायराइड हार्मोन अगर अपने को देना है तो थायरोक्सिन या फिर ट्राई आइडोथायरोनिन, जिसको लियोथायरोनिन भी बोला जाता है, पर लियोथायरोनिन ज्यादा पोटेंट होता है। ठीक है, इसका एक्शन भी थोड़ा सा, अगर आपने हल्का सा डोज ऊपर नीचे किया तो दिक्कत हो सकती है पेशेंट को। तो लिवोथायरोक्सिन करके भी आती है, जो कि इसमें लिखा नहीं है पर है। ठीक है, और थायराइड इनहिबिटर्स की बात करते हैं। तो थायराइड इनहिबिटर्स, तो पहले एक क्या है, इनहिबिट करेंगे हार्मोन सिंथेसिस को, हार्मोन को ही बनने नहीं देंगे, तो इन्हें एंटी थायराइड ड्रग्स बोलते हैं। प्रोपाइल थायोयूरासिल, हाँ, मेथिमेजोल, कार्बिमेजोल। फिर इनहिबिट करना है आयोडीन ट्रैपिंग को। आयोडीन ट्रैपिंग कब हो रही थी? फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, ये अभी पिछले ही वीडियो में मैंने सब कुछ बताया। ठीक है, तो आयोनिक इनहिबिटर्स कौन से हैं? थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स, ठीक है, नाइट्रेट्स। ठीक है, ये इसका SCN, ClO4, ये सब तो बायोकेमिस्ट्री वाली चीजें। इनहिबिट हार्मोन रिलीज, हार्मोन को रिलीज नहीं होने देंगे, हार्मोन बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था? सिंथेसिस, कि हार्मोन बनेगा ही नहीं, पर अगर यहाँ पे हार्मोन बन गया है तो उसको रिलीज नहीं होने देंगे। तो आयोडीन खुद, आयोडीन हार्मोन रिलीज को रोकेगा, इनहिबिट करेगा। आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, जैसे पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम आयोडाइड। और ऑर्गेनिक आयोडाइड में अपना कोई और, मेरे को एग्जैक्ट एकदम एसिटिक एसिटिक आयोडाइड ऐसा कुछ, अगर बाय चांस होता है कि नहीं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ऑर्गेनिक आयोडाइड्स, ठीक है। डिस्ट्रॉय, अगर थायराइड टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय करना है, मान लो कि ट्यूमर है जो कि कंट्रोल नहीं हो रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो फिर अपन को रेडियो एक्टिव आयोडीन देने के मतलब देना पड़ेगा। हाँ, या फिर सर्जरी करके उसको रिसेट करो, या फिर रेडिएशन दो। पर कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी पिछली लास्ट लेक्चर पे मैंने बताया था कि भाई कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप सर्जरी नहीं कर सकते प्रॉपर, या फिर आप रेडिएशन नहीं दे सकते उस पेशेंट को, तो अब आपको फिर ड्रग्स के सहारे ही चीज़ें मैनेज करनी होगी। तो यहाँ पे आप बात करते हैं आगे का। हम्म थायोमाइड्स, थायोयूरिया डेरिवेटिव्स, तो प्रोपाइल थायरोजोल, मेथिमेजोल, कार्बिमेजोल, ये थायोमाइड्स में आते हैं। यूज टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये सब हाइपरथायरॉयडिज्म को ही ट्रीट करने के लिए देखा जाए तो। थायोमाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग थायराइड peroxidase एंजाइम विच कन्वर्ट्स आयोडाइड टू आयोडीन। ये अपन ने यहाँ पे, ये देखो, नहीं, peroxidase थी, आयोडाइड है। पेरिफेरल टिश्यू, ये मतलब आपने खाना वाना ये सब प्लाज्मा में आया आयोडाइड, आयोडाइड एब्जॉर्ब होता है थायराइड में, फिर आयोडाइड से आयोडीन की तरफ अपन जाते हैं, तो ये peroxidase एंजाइम जो है ये कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे I- लिखा है, जबकि इधर आई हो जाना चाहिए था। और फिर ये टायरोसिन से मिलता है, टायरोसिन से मिलने के बाद अपना मोनोआइडो टायरोसिन, डाई आइडो टायरोसिन, ये सब बनेगा। अब या तो दो मोनो और दो क्या बोलते हैं, MIT और MIT, ये क्या हो गया? डाई आइडो थायरोनिन, नो, डाई आइडो टायरोसिन। अब ये यहाँ पे ये देख सकते हो प्लस प्लस के निशान पे, MIT और DIT, तो T3 बनेगा। हाँ, यहाँ पे एक 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 आयोडीन यहाँ पे, एक दो आयोडीन यहाँ पे, डाई आइडो टायरोसिन, तो ये T3 बन गया, ट्राई आइडो थायरोनिन। और DIT मिलके क्या बन रहा है? T4 बन रहा है। अब ये T4 स्टोर होता है, और एक्चुअल में जो अपना T3 है वो मेन एक्शन पे आता है। ये जो T3 है यही मेन एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये उसकी स्टेप्स हो गए, सिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये सब अपन ने पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। फिर आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू इन थायरोग्लोबुलिन, कपलिंग ऑफ आइडोटायरोसिन्स। ठीक है, तो ये थायोमाइड्स कहाँ कहाँ पे इनहिबिशन कर रहे हैं अपना, कौन सा इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है? या तो पेरोक्सीडेज को रोक देगा, दूसरा आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज इन द थायरोग्लोबुलिन, ये जो आयोडीनेशन हो रहा है ये MIT DIT नहीं बनने देगा। हाँ, या फिर कपलिंग, अब अगर MIT DIT बन भी गया तो इनको कपल नहीं होने देगा ताकि T3 T4 ना बन जाए। ठीक है, तो ये इसके एक्शंस है।
प्रोपाइल थायोरेसिल ऑल्सो इनहिबिट द पेरिफेरल डीआयोडीनेशन ऑफ T3 और T4 टू T3। ये प्रोपाइल थायोरेसिल क्या करता है, ये जो पेरिफेरल कन्वर्जन हो रहा है T4 to T3, इसको भी नहीं होने देगा। ठीक है। अदर थायोमाइड्स डू नॉट हैव दिस एक्शन बट प्रोपाइल थायोरेसिल इसलिए ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि ये मतलब इसका बहुत ज़्यादा वास्ट मैकेनिज्म एक्शन है। एंड ये इसका एडिशनल एक एडवांटेज हो जाता है कि एक पेरिफेरल कन्वर्जन नहीं होने देता T4 से T3 की तरफ। चल रहा है ना सब कुछ। ठीक है। फिर आते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। तो थायोमाइड्स आर एब्जॉर्ब वेल, क्या बोलते हैं, ओरली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब प्रोपाइल थायोरेसिल, कार्बिमेजोल कन्वर्टेड टू मेथीमेजोल आफ्टर। तो मेथीमेजोल और कार्बिमेजोल में फर्क क्या है कि कार्बिमेजोल एट द एंड मेथीमेजोल ही बन रहा है। ठीक है। फिर अगर वाइडली एक्यूमुलेटेड इन थायराइड ग्लैंड, भाई वहीं पे एक्ट करना है इसीलिए। ठीक है। हर 6 से 8 घंटे पे भाई इसकी शॉर्ट लाइफ नीड टू बी गिवन एवरी 6 to 8 आवर्स के बीच में आपको देना पड़ेगा। हाँ, पेशेंट को मतलब बोलना पड़ेगा दिन में 4 बार गोली खानी होगी। चार, हाँ, 6 6 आवर्स के मतलब गैप में, आप समझ जाओ 6 या फिर 3 बार, कि एक सुबह आपने खाया, फिर दोपहर में, और फिर एक मोस्ट प्रोबेबली रात में सोने से पहले के आसपास। तो 8 8 घंटे की साइकिल्स अगर होती है। फिर एक्सक्रीटेड इन यूरिन दे क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर एंड कॉज फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो भाई दिक्कत क्या है यहाँ पे कि ये जो ड्रग्स हैं ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये तो फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, बच्चा क्रेटिनिज्म से ग्रसित हो जाएगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्रेटिनिज्म और डॉर्फिज्म क्या ज्यादा बदतर होता है, तो मैं कहूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रेटिनिज्म ज्यादा बुरी हालत होती है, क्योंकि क्रेटिनिज्म पे मेंटल रिटार्डेशन होता है, जो कि डॉर्फिज्म पे चलो नहीं होता। देखा जाए तो डॉर्फिज्म वाला बंदा ठीक है, हाइट में छोटा रहेगा पर एटलीस्ट उसका ब्रेन फंक्शन इंटैक्ट रहेगा, ब्रेन फंक्शन काम कर रहा होगा, बात कर पाएगा, सब चीजें। पर क्रेटिनिज्म वाला व्यक्ति को मेंटल रिटार्डेशन होगा, जो कि बहुत ज्यादा मतलब इन फ्यूचर दिक्कत करता है। बोथ प्रोपाइल थायोरेसिल एंड कार्बिमेजोल मेथिमेजोल आर सेफ, ठीक है, फॉर यूज इन प्रेगनेंसी। भाई बड़ी अजीब बात है, प्रेसेंटर वेरी ये सब कर सकते, बट बोथ प्रोपाइल थायोरेसिल एंड कार्बिमेजोल मेथिमेजोल are safe for use in pregnancy, referred to as propyl thiouracil is preferred to carbimazole methimazole for treatment of hyperthyroidism during first trimester of pregnancy। Hmm, तो ये थोड़ा सा भाई यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पैराडॉक्स टाइप का है कि भाई ये प्रेसेंटर बैरियर को क्रॉस करके फीटल हाइपोथायराइडिज्म करा सकता है, पर फिर भी अपन इसको दे रहे हैं। लेकिन नॉट अ वेरी गुड, मतलब ठीक है, हो सकता है कि आप दे सकते हैं। सब सेफ लिखा है, सेफ फॉर यूज इन प्रेगनेंसी। प्रोपाइल थायरोसिल प्रेफर टू कार्बिमेजोल, प्रोपाइल थायरोसिल को और ज्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, मान लिया भाई। फिर एडवर्स इफेक्ट, स्किन रैशेज मोस्ट कॉमन इसमें स्किन रैशेज होते हैं। अदर साइड इफेक्ट जॉइंट पेन, फीवर, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, ये सब। तो हेपेटाइटिस से आप थोड़ा सा हेपेटोटॉक्सिसिटी भी इसमें होती है, नेफ्राइटिस यानी थोड़ा सा नेफ्रोटॉक्सिक भी होगी ड्रग। डेंजरस बट रेयर साइड इफेक्ट ए ग्रेनुलोसाइटोसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा एक इसका एडवर्स रेयर है पर है डेंजरस साइड इफेक्ट। ऑकर ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स ऑफ थेरेपी बट मे ऑकर लॉन्गर लेटर ऑल्सो, सॉरी। They may develop rapidly, so regular blood count may not be helpful. The drugs should be stopped at the first sign of agranulocytosis, is sore throat or fever. ठीक है। एंड प्रोपाइल हेपेटोटॉक्सिसिटी तो मैं बता ही रहा था, ये है प्रोपाइल थायरोसिल के साथ। हाइपोथायरॉयडिज्म में ऑकर बट इट इज रिवर्सिबल, कि भाई आपने ड्रग बहुत ज्यादा दे दिया तो हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ पहुंच जाए आप, जो कि रिवर्सिबल है। पर मेन दिक्कत क्या है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, जो कि होता है एक मतलब जैसे डेवलप रैपिडली डेवलप होता है, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि कब एकदम से भाई सेल काउंट डेविएट हो गए। और फिर पता चलता है आपको कि भाई फर्स्ट साइन आपका क्या रहेगा, मतलब आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा कि भाई अगर आपको गलती से फीवर आए या सोर थ्रोट, आपको गले में खराश जैसी लगे, तो आप जल्दी से आइए, एक बार चेकअप कराइए। मतलब फॉलो अप के लिए ये आप बोलोगे उनको। फिर प्रोपाइल थायरोसिल और कार्बिमेजोल के बारे में, तो प्रोपाइल थायरोसिल लेस पोटेंट, ये मोर है, ये हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, लेस बाउंड है, शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसलिए इसको 6 से 8 घंटे में दे रहे थे अपन इसको। इसका लॉन्गर है तो 2 गोली, आई थिंक 12 से 24 घंटे या 1 गोली में भी अपना काम चल जाएगा।
इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन T4 टू T3, नेग्लिजिबल एक्शन है इसका, ठीक है। फिर नो एक्टिव मेटाबोलाइट, ये गेट कन्वर्टेड टू मेथिमेजोल विच इज एक्टिव, ठीक है। फिर पैसेज अक्रॉस प्लेसेंटा इज लो, और इसका ही पैसेज अक्रॉस प्लेसेंटा इज लो है, तो भाई जा कौन सा रहा है इसमें? तुम बोल रहे हो कि दे क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, क्या ये क्या लिखा है भाई? ये देखना पड़ेगा कि अगर पैसेज अक्रॉस प्लेसेंटा लो है दोनों में, फिर तो सेफ हो गई ना प्रेगनेंसी के लिए। बट अगर मेथीमेजोल की बात कर रहे हैं कि सिर्फ मेथीमेजोल, अगर ऐसा चीज ये दिक्कत करती है तो बात अलग है, पर ये भी कार्बिमेजोल भी मेथीमेजोल पे ही कन्वर्ट हो रही है, ये देखना पड़ेगा यार ये चीज। फिर लेवल्स इन ब्रेस्ट मिल्क आर लो, ठीक है मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक सेकेंड यार, अरे बाप रे यार, इस सर्दी ना सही में एकदम, पता नहीं गर्मी के टाइम पे सर्दी अलग दिक्कत हो जाती है बार बार। यूजेस क्या है, तो फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, व्हेन सर्जरी इज नॉट इंडिकेटेड और नॉट फिजिबल, और रेडियोएक्टिव आयोडीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वही सब बात है। कार्बिमेजोल इज प्रेफर्ड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, ठीक है, नॉट हेपेटोटॉक्सिक, इसलिए दे सकते हैं। प्रोपाइल थायरोसिल हेपेटोटॉक्सिक होती है। प्री ऑपरेटिवली इन थायरोटॉक्सिक पेशेंट बिफोर सब टोटल थायरोइडक्टमी, ठीक है। तो अपन को अगर कोई पेशेंट है जिसका थायराइड ग्लैंड बढ़ी हुई है, तो अपन वही सर्जरी में ये होता है ना कि भाई ड्रग्स देते हैं ताकि पहले जो मान लो कहीं पे क्या बोल सकते हैं, हाइपरप्लेजिया बोलूँ मैं, सेल्स मतलब क्या कह सकते हैं, ट्यूमर है फॉर एग्जांपल, सिंपल भाषा में देखो एक ट्यूमर है। अब आपने ट्यूमर एक है कि आप डायरेक्ट ट्यूमर को रिसेक्ट कर दो, ठीक है, पर उससे क्या है कि टिश्यू डैमेज आपका थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर में भी आपको फिर उतना बड़ा मतलब ओपन भी करना पड़ेगा स्पेस को, उतना इंसिजन भी देना पड़ेगा, सब चीजें, कॉम्प्लिकेशंस के चांस थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे। वहीं पे आप सोचो कि भाई बड़ा कट लगाने से अच्छा छोटा कट लगाओ, छोटे कट से अपना काम हो जाएगा, पेशेंट भी जल्दी हील होगा, कंप्लायंस भी थोड़ा बेटर रहेगा। तो अपन क्या कहेंगे कि भाई एक काम करो, सर्जरी एकदम जरूरी अगर नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि भाई आप इनको पहले कुछ कुछ पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है 2 हफ्ते, हो सकता है 1 महीने, 1.5 महीने, हो सकता है 2-3 महीने तक के, आप उन्हें ड्रग एडमिनिस्टर करो ताकि वो ट्यूमर जो है वो श्रिंक हो जाए। यही सेम चीज अप्लाई होती है उसमें भी, ब्रेस्ट कैंसर पे भी, कि भाई पहले वो कीमो देंगे, कीमो से श्रिंक हो गया, फॉर एग्जांपल आपका ट्यूमर साइज घट गया है, देन उसके बाद वो सर्जरी परफॉर्म करके उस टिश्यू को निकाल लेंगे। तो उससे होगा ये कि जो टिश्यू डैमेज है, मतलब जो आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर का डैमेज है, वो कम हो जाएगा। तो यही सेम चीज अपन इस पे भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद रेडियोएक्टिव आयोडीन, तो स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, कार्बेनजोल एडमिनिस्टर, ठीक है, ये सब हो गया। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, प्रोपाइल थायोरेसिल इज यूज्ड अलोंग विद आयोडाइड एंड प्रोप्रानोलॉल। तो ये अभी आएगा थायराइड स्टॉर्म के नाम से। एनायनिक इनहिबिटर्स में थायसाइनेट, परक्लोरेट्स एंड अदर anions block uptake of iodide by thyroid but are highly toxic and have unpredictable effect, for those reason not used clinically। बस नाम दिया है बस, पर इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये खुद इनका कोई भरोसा नहीं, अनप्रेडिक्टेबल इफेक्ट्स हैं इनके। तो ये क्लासिफिकेशन पे दे तो दिया है ये आयोडाइड ट्रैपिंग के लिए, ये आयोनिक इनहिबिटर्स, पर ये नॉट, नॉट यूज्ड, भाई नहीं करेंगे इनका यूज, ठीक है। फिर आता है आयोडीन एंड आयोडाइड्स पे। आयोडाइड्स आर द ओल्डेस्ट एजेंट टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, मोस्ट रैपिड एक्टिंग एंटीथायरॉयड ड्रग्स, ठीक है। फिर they have a paradoxical effect on thyroid hormone synthesis which is given therapeutic dose, although the exact mechanism action किसी को नहीं पता, ऐसा ऐसा inhibit almost all step, uh, not completely explained। high concentration of iodide appears to inhibit, अगर high concentration पे iodide को आप देंगे तो वो ऐसा कहते हैं कि इनहिबिट कर देगा लगभग सारे ही सारी स्टेप्स को, थायराइड हार्मोन के सारी सिंथेसिस के स्टेप्स को इनहिबिट कर देगा। बट द मेजर मैकेनिज्म रिलीज, हार्मोन रिलीज जो भी है सब, हाई लेवल ऑफ इंट्रासेलुलर आयोडाइड रैपिडली इनहिबिट्स आयोडीनेशन of tyrosine residues or in hormone synthesis, wolf Chekhov effect which is transient later thyroid escape occurs। तो भाई ये मेन तो अपन को ये वुल्फ चेकॉफ इफेक्ट के नाम से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ये सरप्राइज क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हाई लेवल ऑफ इंट्रासेल्युलर आयोडाइड,
ठीक है, जो अपना सेल के अंदर जो आयोडाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है कि भाई ये हाई लेवल ऑफ इंटरसेलुलर आयोडाइड रैपिडली इनहिबिट्स, ठीक है, आयोडाइड अपन ने दिए, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ये आयोडाइड क्या करेगा, इनिबिट कर देगा आयोडिनेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू को एंड हार्मोन सिंथेसिस को, जिसे बोलते हैं वुल्फ चेकऑफ इफेक्ट, विच इज ट्रांजिएंट एंड लेटर थायराइड एस्केप ऑकर्स। भाई ये इफेक्ट ऐसा नहीं कि परमानेंट रहता है, ट्रांजिएंट पीरियड के लिए कुछ टाइम के लिए रहेगा, फिर धीरे से थायराइड एस्केप, मतलब कि वो फिर आयोडाइड जो है वो बाहर एस्केप कर जाएगा। प्रिपरेशन एंड यूजेस, तो प्रिपरेशन ल्यूगल्स आयोडीन करके, तो 5% आयोडीन इन 10% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो ये ल्यूगल्स आयोडीन आपसे पूछा जाता है, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है, एंड ऑब्वियसली ये 2 नंबर में या फिर एमसीक्यू में भी आ सकता है। व्हाट इज ल्यूगल्स आयोडाइड या ल्यूगल्स आयोडाइड कंटेन, ल्यूगल्स आयोडीन, सॉरी, ल्यूगॉल्स आयोडीन कंटेन, तो उसमें आपको मतलब 5% के आई, मतलब 5% पोटेशियम आयोडाइड इन 10% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ऐसा भी लिख के आ सकता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये रट लो, 5% आयोडीन इन 10% सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये है ल्यूगल्स आयोडीन, इसको याद रखना है। फिर आइपोडेट सोडियम एंड आइपो एपानिक एसिड, जो भी है वो प्रिपरेशन यूज, थायराइड स्टॉर्म पे ये सब यूज करते हैं, 2 चीज। ये आइपोडेट सोडियम आइपोडेट जो है, एक सेकंड, ये सोडियम आइपोडेट, ये हाँ आइपोडेट सोडियम है, फिर सोडियम आइपोडेट भी लिख सकते हो, एंड आयोपेनिक एसिड, इसको थायराइडक्टोमी एंड थायराइड स्टॉर्म, ये इनमें यूज किया जाता है इन कंडीशंस पे। रेंडर द ग्लैंड फर्म, लेस वेस्कुलर, डिक्रीज इट्स साइज, विच मेक सर्जरी कन्वीनियंट, लेस ब्लीडिंग, कॉम्प्लिकेशन, वही जो मैंने भाई पूरा ज्ञान दिया था। एक्सपेक्टोरेंट की तरह, तो अपन पोटेशियम आयोडाइड एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट दैट एनहेंसेस एक्सपेक्टोरेशन, जो अपने कफ जो होता है ना, जैसे कफ जम गया तो अपन पोटेशियम आयोडाइड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक म्यूकोलाइटिक एजेंट भी है। एंटीसेप्टिक की तरह, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन एंड अल्कोहल, ये तो मतलब बीटाडीन है क्या, पोविडोन आयोडीन का वो जो सॉल्यूशन आता है या फिर जेल आता है, तो उसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। हाँ, प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंडेमिक गोइटर, आयोडाइज सॉल्ट इज यूज्ड। तो ये आयोडीन के अलग अलग तरह के प्रिपरेशन और आयोडीन कहाँ का यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, एलर्जिक रिएक्शंस, एंजियोइडीमा, लेरेंजियल एडीमा, आर्थरेल्जिया, फीवर, ईस्नोफिलिया, लिम्फेडिनोपैथी, जो कि टाइप 3 सेंसिटिविटी में आ रहा है, तो ये सब। क्रॉनिक ओवरडोज रिजल्ट्स इन आयोडिज्म, क्रॉनिक अगर आप बहुत ज्यादा आयोडीन कंज्यूम कर रहे हो तो क्या होगा, हेडेक, स्नीजिंग, इरिटेशन ऑफ आई विद स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स, समटाइम्स पल्मोनरी एडिमा कैन अकर, रिजॉल्व आफ्टर फ्यू डेज ऑफ स्टॉपिंग आयोडीन। हाइपोथायरॉयडिज्म में ऑल्सो अकर, ये भी हो सकता है। यूज ऑफ आयोडाइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कॉज फीटल गोइटर, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आयोडाइड्स को बहुत प्रेगनेंसी पे यूज नहीं करना है, ट्राई करके मतलब, या फिर लिमिट में करना है, नहीं तो फीटल गोइटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन, तो ये नाम से समझ में आ रहा है कि भाई ये किसके लिए काम आएगा एक्चुअली में, ये अपना कीमो या फिर डायग्नोस्टिक, ये जैसे ये सब तो कीमो उसमें काम आएगा। और ये जो सोडियम आयोडाइड है, ये 123I, ये डायग्नोस्टिक स्कैन कि भाई आपका थायराइड बढ़ा है कि क्या है उसके लिए। It get concentrated in the same way as stable iodine in thyroid and emit gamma rays and beta particle. The beta particle cause destruction of follicular cell leading to fibrosis and correction of hyperthyroid state. तो ये बीटा पार्टिकल्स ये डिस्ट्रक्शन करते हैं फॉलिकुलर सेल्स का, लीडिंग टू फाइब्रोसिस एंड करेक्शन ऑफ हाइपरथायरॉयड स्टेट। तो अगर आपकी थायराइड बढ़ गई है, उसका साइज बढ़ गया है एंड हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन एडमिनिस्टर किया, तो उससे ऑब्वियसली टिश्यू डैमेज हो रही है, क्योंकि उससे बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज, मतलब गामा रेज भी निकल रही है, पर मेन तो बीटा पार्टिकल्स हैं, और बीटा पार्टिकल्स आपके फॉलिकुलर सेल्स को तोड़ते चल जाते हैं एंड उसकी वजह से फाइब्रोसिस होगी। फिर बाकी का सर्जिकल प्रोसीजर ये भी हो सकता है कि फिर जो फाइब्रोसिस वाला एरिया है, फाइब्रोस्ड एरिया, उसको सर्जरी से निकाल दिया जाए, उतने एरिया को रिसेट किया जाए, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपका काम ऐसे ही चल जाए, तो दिक्कत ना हो। प्रिपरेशन ओरली एंड ओरली एज सॉल्यूशन और कैप्सूल, डोज माइक्रोक्यूरी में अपन देंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव चीज है। यूजेस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, रेडियो एक्टिव हाइपरथायरॉयड ड्यू टू टॉक्सिक नोडुलर गॉइटर, ग्रेव्स डिजीज स्पेसिफिकली इन एल्डरली पेशेंट विद कोएग्जिस्टिंग कार्डियक डिजीज में अपन इसको ज्यादातर प्रेफरेबली यूज करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में।
यूजफुल इन हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू एडिनोमा और कार्सिनोमा व्हेन सर्जरी इज नॉट फिजिबल और कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जैसे कि प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन, नर्सिंग मदर्स, इन पे अपन भाई सर्जरी और वो सब नहीं कर सकते, या वो सॉरी सर्जरी बोल रहा हूँ, प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी अगर फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर कोई नर्सिंग मदर जो कि अभी रिसेंटली मदर बनी है, हाँ, और चिल्ड्रन, इन पे अपन रेडियो एक्टिव आयोडीन को नहीं देंगे। ट्रीटमेंट इज सिंपल, एडवांटेज क्या है, सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसका, कैप्सूल या फिर ओरल सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट करके दे दिया, एंड उसकी वजह से आपके थायराइड का साइज घट रहा है, पर ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है। हाँ, लो कॉस्ट एंड नो रिस्क ऑफ सर्जरी का परमानेंटली क्योर्स हाइपरथायरॉयडिज्म, क्योंकि भाई टिश्यू को ही ऐसी तैसी मचा दी। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो एक्टिंग कॉज लोकल सोरनेस इन द नेक, इंसिडेंस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज हाई, आपने डोज थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा भी कुछ चीजें दिक्कत हो गई तो हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ टिश्यू ज्यादा ही डैमेज हो गया, नॉट सुटेबल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन एंड यंग पेशेंट्स। फिर बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में जैसे प्रोप्रानोलॉल, एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल कैन बी यूज, दे प्रोड्यूस ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट सिम्टम्स ऑफ थायराइड टॉक्सिकोसिस लाइक tachycardia, palpitation and tremors. Propranolol also has an inhibitory effect on peripheral conversion of T4 to T3, तो ये भी एक फायदा है। फिर यूजेस की बात करते हैं, टू कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस इनिशियली टिल एंटीथायरॉइड ड्रग्स एक्ट, इन थायरोटॉक्सिक क्राइसिस, प्री ऑपरेटिवली, बिफोर थायराइड सर्जरी, ये सब में भी। अरे हाँ, एक चीज यार, एक सेकंड रुको। हेलो। कहाँ थे भाई अपन? तो ये सब थायरोटॉक्सिक क्राइसिस की बात कर रहे थे अपन। मैंने एक्चुअली ब्रेक इसलिए लिया था कि भाई हाँ, साथ साथ यार ये चीज़ भी अवेलेबल हो गई है, तुमको अब नीचे लिंक मिल जाएगी इसकी, अगर कोई लेना चाहे तो इसमें मैंने एक्चुअली में ये मेरे प्रिपरेशन टाइम पे मैंने इसको यूज़ किया था। मैंने मतलब पूरा एक क्या कह सकते हैं, जितना भी शॉर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको एक जगह पे इंक्लूड करने की कोशिश की थी, एंड इस तरह से मेरा रिवीजन काफी तेज हो गया था, एंड तुमको भी ऑब्वियसली काफी बेनिफिट कर सकता है। काफी कम प्राइस में रखा गया है यार, 45 के अराउंड पे। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो ये ले सकता है। ठीक है, फॉर रिवीजन। ठीक है, रिवीजन के लिए, और चाहो तो ऐसे भी अगर सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग हुई तब भी, तो आप जब पढ़ोगे इन लेक्चर्स को आप देखोगे और साथ साथ या फिर इस बुक को भी अगर आप अकेले खुद से भी पढ़ते हो, देन फिर भी आपको ये काफी ज्यादा काम आएगा। तो आप इजीली लिंक पे क्लिक करेंगे एंड आप ये ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर आपको क्या बोलते हैं, कमेंट पे ये लिंक मिल जाएगी पेंट। फिर थायरोटॉक्सिक क्राइसिस की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ सीवियर हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट ड्यू टू वेरी हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन्स। तो मतलब थायराइड स्टॉर्म, थायरोटॉक्सिक क्राइसिस मतलब कि बहुत ही अति में आपने भाई क्या बोलते हैं क्या कह सकते हैं, अति में आपका जो थायराइड हार्मोन है, ठीक है, वो बहुत बढ़ चुका है। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म का एक्सट्रीम केस हो जाता है। इसमें हाइपरपायरेक्सिया मतलब बहुत तेज बुखार, फीवर, कार्डियक एरिथमिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड मेंटल कंफ्यूजन, ये सब होगा। यूजुअली प्रेसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शन, ट्रॉमा, सर्जरी। थायराइड थायराइड के आसपास सर्जरी भी हो सकती है थायराइड की, या फिर नॉन थायराइड सर्जरी भी हो सकती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से प्रेसिपिटेट होता है, अपने आप एकदम से नहीं हो जाएगा, कोई ना कोई एक फैक्टर होता है जो कि इसको स्टार्ट करता है, इग्नाइट करता है। फिर ट्रीटमेंट क्या रहेगा, सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। सपोर्टिव केयर में कूलिंग ब्लैंकेट, हाइड्रेशन, सेडेशन एंड एंटीबायोटिक ट्रीट इन्फेक्शन। प्रोप्रानोलॉल 1 to 2 mg IV स्लोली एवरी 4 आवर्स। तो प्रोप्रानोलॉल 1 से 2 mg IV हर 4 घंटे में। देन ओरल प्रोप्रानोलॉल 40 से 80 mg हर 6 घंटे में। इट कंट्रोल्स पैल्पिटेशन, ट्रेमर, टेकिकार्डियन, इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन T4 to T3। तो ये बहुत हद तक के तो प्रोप्रानोलॉल इस चीज को कंट्रोल कर लेती है। फिर प्रोपाइल थायोरेसिल इज एडमिनिस्टर्ड विया नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, सोडियम आइपोडेट 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम है ये, ठीक है, मिलीग्राम नहीं, 0.5 ग्राम ओरली इज एडमिनिस्टर्ड। इट इनहिबिट्स रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन एंड पेरिफेरल कन्वर्जन। जो काम प्रोप्रानोलॉल कर रही थी वो ये और अच्छे से करेगा, सोडियम आइपोडेट। फिर डिल्टियाजम, प्रोप्रानोलॉल अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो तो डिल्टियाजम का यूज करेंगे। और इंट्रावेनस हाइड्रोकॉर्टिसोन, स्टेरॉइड्स दे रहे हैं अपन 100 mg IV हर 8 घंटे में, इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन। तो ये भी तब कर सकते हैं जब क्या बोल सकते हैं, अगर आपका प्रोप्रानोलॉल से ही काम चल गया तो ऑब्वियसली आपको ये सब देने की इस आगे स्टेप्स आप शायद नहीं करेंगे, बट ये पूरी स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो इसको आप लिख लीजिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा शॉर्ट में, तब आपको याद रहेंगी। क्योंकि थायराइड स्टॉर्म पे या थायराइड थायराइड स्टॉर्म के मैनेजमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5 नंबर पे,
3 नंबर पे कुछ मतलब डिपेंड करता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है। फिर अब बात करते हैं सेक्स हॉर्मोन्स एंड देयर एंटागोनिस्ट। तो ये चल रहा है ना यार, ठीक है। हेलो। तो ओके, सेक्स हार्मोन एंड देयर एंटागनिस्ट। तो एंड्रोजन्स की बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेन एंड्रोजन होता है, ठीक है, लेडिक सेल से सिंथेसाइज्ड होता है, इंटरस्टिशियल सेल से भी जिसे कहा जाता है टेस्टिस के। इन्फ्लुएंस में किसके होता है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच एलएच ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, एफएसएच इज रिस्पांसिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये मतलब ले जो अपने ल्यू क्या बोलते हैं इसको, ल्यूटिन क्या है यार, एलएच, जो अपना आईसीएसएच है ना वही एलएच है एंटीरियर पिट्यूटरी में, मतलब सेम है, उसी का नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच एलएच ही है। हो, हो, हो। फिर नेचुरल एंड्रोजन्स की बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, हाँ, डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, एंड्रोस्टेन एंड्रोस्टेनिडियोन, ये सब अपने नेचुरल, इसका क्लासिफिकेशन तो वन से देखेंगे यार। इंसुलिन कहाँ पहुंच गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड्रोजन, ये देखो एंड्रोजन्स एंड द रिलेटेड ड्रग्स। एंड्रोजन की बात करते हैं, नेचुरल होता है टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, ठीक है। सिंथेटिक में आते हैं मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, फ्लॉक्सीमेस्टेरोन और मेस्ट्रोलॉन, मेस्टेरोलॉन या मेस्ट्रोलॉन जो भी। फिर एनाबोलिक स्टेरॉइड जिसका अब्यूज किया जाता है भाई बॉडी बिल्डर में एकदम ऐसे डोले शोले बनाने के लिए, ठीक है। तो मिथेन डायनोन, नेंड्रोलॉन फिनाइल प्रोपियोनेट, नेंड्रोलॉन डेकनोएट। तो ये नेंड्रोलॉन फिनाइल प्रोपियोनेट और नेंड्रोलॉन डेकनोएट, ये आपको याद रह सकता है। ऑक्सीमेथोलॉन, ये हो सकता है याद रहे, और एक स्टेनोजोलॉल। अब ये चीज को ध्यान रखना है, स्टेनोजोलॉल, और आप सोचो कि ये कोई बीटा ब्लॉकर है, ये कंफ्यूज कर देता है बहुत बार कि स्टेनोजोलॉल इज नॉट अ बीटा ब्लॉकर, ठीक है। नहीं तो क्योंकि उसमें ऑल लॉल लग रहा है ना, तो आप सोचते प्रोप्रानोलॉल का कोई भाई होगा, नहीं। फिर एंटी एंड्रोजन ड्रग्स, एंटी एंड्रोजन में साइप्रोटेरॉन एसिटेट, फ्लूटामाइड, बाइकलूटामाइड भाई मैं तो भाई बाइकलूटामाइड को बाइकलूटामाइड बोलता था, भाई अपना कलूटा है, भाई कलूटामाइड, एंटी एंड्रोजन। फिर 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर काफी ज्यादा यूज में आते हैं, फिनिस्टराइड और ड्यूटास्टेराइड। फिनिस्टराइड का ट्यूब व्यूब और ये आपने सुना भी होगा, फिनिस्टराइड अगर आप थोड़ा बहुत मेडिकल मतलब अभी हॉस्पिटल्स में गए हो, या फिर बाय चांस आपने कभी कोई ड्रग स्टोर पे ऐसे थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ, फिनिस्टराइड का नाम भी आपने सुना ही होगा शायद, नहीं सुना तो अब सुन लिया होगा। एक्शन क्या होता है नेचुरल एंड्रोजन का, टेस्टोस्टेरोन बहुत एंडोजेनिक एनाबॉलिक एक्शन होता है। टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, ये डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल मैच्योरेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंक्रीज इन मास एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्केलेटल मसल, इरेथ्रोपोइसिस, ये सब कराएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड इन लिवर आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, देयरफॉर गिवन बाय इंट्रामस्कुलर आईएम रूट के थ्रू अपन टेस्टोस्टेरोन को देते हैं, इंजेक्ट करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है फीमेल्स में, अगर भाई फीमेल्स में एंड्रोजन बढ़ाओगे तो क्या होगा, विरलाइजेशन। विरलाइजेशन क्या होता है भाई, लीडिंग टू हिरोसिटिज्म, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ब्रेस्ट एट्रोफी, एक्ने, डीपनिंग ऑफ वॉइस, मतलब पूरे मर्दों वाले जो फीचर्स है वो डेवलप हो जाएंगे फीमेल में। अब ये उसकी साइकिल है कि भाई हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, उससे एफएसएच एलएच निकला, एलएच लेडिक सेल्स पे एक्ट करके टेस्टोस्टेरोन बनाता है ना, और एफएसएच सर्टोली सेल्स पे जाके एक्ट करता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल्स को और क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। यही टेस्टोस्टेरोन आगे 5 अल्फा रिडक्टेज से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है, डीएचटी। एंड ये डीएचटी का कुछ लोग बोलते हैं ना कि इससे मतलब शायद वो होता है, बाल्डिंग होती है, मतलब बाल आपके झड़ते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है। तो कुछ डीएचटी ब्लॉकर्स भी आते हैं आजकल। तो फिर इन चिल्ड्रन इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रोथ ड्यू टू प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस, के भाई अगर किसी चिल्ड्रन पे टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ऑब्वियसली एपिफाइसिस क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि ग्रोथ है ना वो प्रॉपर एक साइकिल चल रही है, एक प्रॉपर टाइम चाहिए। अब आपका बच्चा बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन अगर ज्यादा हो जाता है तो उसके एपिफाइसिस प्लेट बॉडी को लगेगा कि भाई ये अपनी सर्टेन एज हिट कर चुका है, तो अब इसके बोन्स को, बोन के एपिफाइसिस है उनको क्लोज करने का टाइम आ गया। तो होगा या होगा क्या फिर उससे, उससे भाई फिर उसकी हाइट शॉर्ट हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा एंग्री टाइप का, वुल्वरीन टाइप का हो जाएगा। बट तुम में से शायद किसी ने को शायद ही पता हो कि जो कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन है वो भाई वो बौना था, मतलब थोड़ा छोटा सा है, उसकी हाइट थोड़ी छोटी रहती है।
सोडियम एंड वाटर रिटेंशन लीडिंग टू एडिमा, ये भी होगा। कोलेस्टैटिक जॉइंडिस मेनली विथ मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, तो ये जॉइंडिस भी कराता है कोलेस्टेरोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन खासकर। थेरेप्यूटिक यूजेस एंड्रोजन आर मेनली यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन मेल्स विद हाइपोगोनाडिज्म ड्यू टू टेस्टिकुलर फेलियर, हाइपोपिट्यूडिज्म, ट्रांसडर्मल, सब तो भाई क्या मेंटेन सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल, मतलब भाई कब यूज किया जाता है, जब भाई क्या बोल सकते हैं आपका हार्मोन प्रोफाइल डगमगा जाए। मतलब एज के साथ भी होता है। जैसे बहुत लोग क्लेम करते हैं ना, तुमने वो द रॉक, ड्वेन जॉनसन, अब उसकी पिक्चर्स देखी होगी तो अभी भी वो बहुत मस्कुलर दिखता है, जबकि उसकी एज 50 के प्लस, 50 अबव है। तो ऑब्वियसली हो सकता है कंट्रोल्ड मतलब कंट्रोल्ड एंड्रोजन थेरेपी उसकी चल रही हो, यू नेवर नो, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि हाँ चल रही होगी, क्योंकि उस एज में उतना मसल मास रिटेन करना एंड ये सब चीजें थोड़ा सा हो भी सकता है, नॉट, ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बट ऑब्वियसली ऐसा कहते हैं कि ये थेरेपी उन पे चलती है। फिर इन एच आई वी पेशेंट जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो उनको टेस्टोस्टेरोन दिया जाता है ताकि मसल मास एंड स्ट्रेंथ रिटेन रहे या बढ़े। ऑस्टियोपोरोसिस इन एल्डरली मेल्स, तो कोई बूढ़ा है तो उसको टेस्टोस्टेरोन तुम दे रहे हो। प्रिकॉशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी पे तो भाई बिल्कुल ही नहीं दोगे, एंड्रोजन शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ विरलाइजेशन ऑफ फीमेल फीटस। मतलब क्या हो रहा है कि भाई विरलाइजेशन हो गया कि भाई बच्चा एकदम भालू जैसा, आपकी जो बच्ची है वो भालू जैसी आ रही है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन से आपके मेल डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेंगे, उसमें एक हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, तो दाढ़ी वाली बच्ची पैदा हो रही है, पता चला। कार्सिनोम ऑफ प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर इन मेन एंड रीनल एंड कार्डियक डिजीजेस पे। एनाबॉलिक स्टेरॉइड सिंथेटिक एंड्रोजन, तो ये प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज मसल मास रिजल्टिंग वेट गेन, तो यही जिसका बहुत ज्यादा ये लोग काफी बॉडी बिल्डर्स और लोग नेचुरल के नाम पे बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं एंड फिर दिक्कत होती है। टेस्टोस्टेरोन पोटेंट एनाबॉलिक इफेक्ट बट इट कैन नॉट बी बिकॉज यूज्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग एंड्रोजेनिक effect. The ratio anabolic to androgenic activity with testosterone is some of the commonly used anabolic steroids कौन कौन से हैं, तो इसका नोज इन्होंने निमोनिक दिया है। नेंड्रोलॉन फिनाइलप्रोपियोनेट, नेंड्रोलॉन डेकोनोएट, ऑक्सेंड्रोलॉन, स्टेनोजोलॉल, इथाइल एस्ट्रोनॉल एंड मिथेन डायनॉन, या फिर तुम ये याद रखो यार, सिंथेटिक में ये है अपने मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बता दिया, ओप्सी। ठीक है, इसको याद रखना है तुमको, किसको? ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये वाले एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को मिथेन डायनॉन, नेंडोलॉन फिनाइल प्रोपिनेट, नेंडोलॉन डेक्नोएट, ऑक्सी मेथुलॉन और स्टेनोजोलॉल। और स्टेनोजोलॉल से कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वो बीटा ब्लॉकर में नहीं आता। फिर आते यूजेस में इन क्रॉनिक इलनेस टू इंप्रूव एपेटाइट एंड फीलिंग ऑफ वेलबींग। क्रॉनिक इलनेस पे, अगर कोई क्रॉनिक इलनेस है तो उस पे ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक्चुअली में, अब ये वही बात है ना, ये ड्रग्स होती है भाई किसी चीज को बेटरमेंट करने के लिए, लोग इसको अब्यूज करने लग जाते हैं कि अपनी बॉडी बॉडी जिम में ऐसा दिखाने के लिए कि हाँ एकदम डोले शोले आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन भाई उतने ही उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। ड्यूरिंग रिकवरी फेज फ्रॉम प्रोलॉन्ग इलनेस, सर्जरी, बर्न्स, ट्रॉमा और क्रॉनिक डिबिलिटिंग डिजीजेस है कि भाई आप, मतलब हो सकता है कोई पेशेंट हो जो कि 4-5 साल से बेड रेस्ट में है, तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा नीड होगी। फिर आते हैं नीचे सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस में, थ्रो दे आर नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस, पर फिर भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? सेम है एंड्रोजन्स के ही। एनाबॉलिक स्टेरॉइड ऑफन यूज्ड बाय एथलीट्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस, तो इसलिए डोप टेस्ट में भाई इनको इंक्लूड किया जाता है कि किसी ने एनाबॉलिक स्टेरॉइड तो नहीं ली कि अपने ओलंपिक्स हो गए, बॉक्सिंग हो गई, ये सब में एक डोप टेस्ट किया जाता है। फिर डायनाजोल करके एक दवाई के बारे में बताया कि वीक एंड्रोजेनिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटीज, पर ये तुम्हारे लिए इतना भी जरूरी नहीं है, चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। हम्म एंटी एंड्रोजेंस की बात करते हैं। एंटी एंड्रोजेंस की इसमें कौन कौन से दिए अपने पास? सिप्रोटेरॉन एसीटेट, फ्लूटामाइड एंड बाइकेल्यूटामाइड। हम्म तो ये, अब इसमें एंटी एंड्रोजन फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है पर अच्छा लगा ये वाला भी, कि इसमें फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट क्या है? उल्टा एंड्रोजन का उल्टा क्या? ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन का उल्टा ईस्ट्रोजन। हाँ, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, कीटोकोनाजोल, स्पाइरोलेक्टोन। कीटोकोनाजोल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है एंटी फंगल शैम्पूज और उसमें, तो भी भाई ये सिंथेसिस इनहिबिटर्स में आता है, तो देखकर पता चला आप बाल डैंड्रफ से बचने के चक्कर में भाई आपके गोटे छोटे हो गए, मतलब टेस्टोस्टेरोन आपका घट गया।
फिर टेस्टोस्टेरोन तो ये डाईहाइड्रो डीएचटी बताता है, ये डीएचटी कहलाता है। फिनेस्टराइड ड्यूटेस्टराइड, ये 5 अल्फा रिडक्टेस कन्वर्ट करता है ना, तो उसको रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो ये फिनेस्टराइड काफी ज्यादा यूज ड्रग में से एक है। फिर टेस्टोस्टेरोन हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एगोनिस्ट, एंड्रोजन रिसेप्टर्स, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कौन कौन है? फ्लूटामाइड, सिप्रोटेरॉन, स्पाइरोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन भी है, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो एंड्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, फ्लूटामाइड, बाइक्लूटामाइड, सिप्रोटेरॉन, स्पाइरोलैक्टोन, ये एंटी एंड्रोजन रिसेप्टर। इस पे अलग से नहीं दिया है पर ठीक है। 5 अल्फा रिडक्टेज में भी हो गई बात अपनी। मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं, ईस्ट्रोजन डिक्रीज करेगा एंड्रोजन लेवल बाय इनहिबिटिंग गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशन, गोनाडोट्रोपिन का सिक्रीशन ही कम कर देता है। कीटोकोनाजोल एंटी फंगल एजेंट है, बट ये आपके एड्रीनल एंड गोनाडल स्टेरॉइड सिंथेसिस को भी कम करता है। तो कीटोकोनाजोल वालों यूज भाई देख संभल के ही करो, नहीं तो अभी बहुत धड़ल्ले से इसका यूज करते हैं कीटोकोनाजोल का मेजॉरिटी डर्मैट। भाई कुछ भी फंगल फंगल आपको इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आपको डैंड्रफ की दिक्कत हो रही है, कीटोकोनाजोल का शैम्पू पकड़ाएंगे एंड धीरे धीरे फिर वो आपके क्या बोलते हैं स्किन के थ्रू आपके ब्लड स्ट्रीम पे आएगा और दिक्कत करेगा। स्पाइरोलैक्टोन इज एन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दैट इनहिबिट्स टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर, साइड इफेक्ट क्या है? हाइपरकैलेमिया, गायनेकोमेस्टिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, तो अपन को गायनेकोमेस्टिया ध्यान रखना है। स्पाइरोलैक्टोन बबले झुलाता है भाई गायनेकोमेस्टिया मेल्स में। फिर सिप्रोटेरॉन एसीटेट एंड फ्लूटामाइड कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक करेंगे क्या? एंड्रोजन रिसेप्टर्स को। दे ब्लॉक द एक्शन ऑफ एंड्रोजन ऑन द टारगेट सेल। ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट कार्सिनोमा, प्रोस्टेट कैंसर में भी अपना ट्रीट करने का काम आता है। हिरसिटिज्म इन फीमेल्स एंड एक्ने इन बोथ सेक्सेस, क्योंकि एंटी एंड्रोजन है, एंटी एंड्रोजन इफेक्ट शो करेगा। और एंटी एंड्रोजन एंड्रोजन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कार्सिनोमा प्रोस्टेट में दिक्कत उसमें कंट्रोल करने के लिए। हिरसिटिज्म अगर हो रहा है, दाढ़ी आ रही है किसी को एकदम फीमेल को, उसमें हाँ एडवर्स इफेक्ट क्या है? इम्पोर्टेंस, हॉट फ्लशेस, गायनेकोमेस्टिया, हेपेटिक डैमेज, डिक्रीज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड GI side effects such as nausea, vomiting and diarrhea. Bicalutamide oral is more potent, longer acting and better tolerated than flutamide. Bicalutamide ज्यादा अच्छी, longer acting and better tolerated है। फेनेस्ट्राइड की बात करते हैं तो ब्लॉक द कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन डाइहाइड्रेट, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक कर दिया। स्लो एक्टिंग, इतना अंदर डीप में जाने का इस पे है नहीं। दीज ड्रग डिक्रीज द साइज ऑफ प्रोस्टेट एंड इम्प्रूव यूरिनरी फ्लो रेट। तो प्रोस्टेट कार्सिनोमा या प्रोस्टेट के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उस पर भी आपको फेनेस्ट्राइड का हल्का सा जिक्र मिलता है कि उसको यूज किया जाता है। क्योंकि उससे साइज, प्रोस्टेट का साइज डिक्रीज हो जाता है। इंप्रूव यूरिनरी फ्लो रेट, क्योंकि प्रोस्टेट क्या है एक तरह से मतलब यूरेथ्रा के आसपास को एकदम बहुत ज्यादा प्रोस्टेट अगर बढ़ गया तो ये यूरेथ्रा इसको एकदम पूरी तरह से इसे ब्लॉक कर देता है। तो ये उस ट्यूमर को श्रंक करेगा एंड यूरिनरी फ्लो रेट को इम्प्रूव करेगा, बढ़ाएगा। हाँ, दस लेस इफेक्टिव एंड कम्पेयर टू सर्जरी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई सर्जरी से तो बेहतर नहीं होगा। एंड अल्फा 1 ब्लॉकर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ BPH, ये बिनाइन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जो होता है, इसका एक बार एक क्वेश्चन आया था MPMSU में एंड आई थिंक लोगों की गांड पड़ गई थी क्योंकि एग्जैक्ट कुछ BPH के बारे में नहीं पता था। पर BPH अल्फा 1 ब्लॉकर से ट्रीट किया जाता है, सर्जरी से ट्रीट किया जाता है, अपना फिनेस्टराइड और इन सब से ट्रीट किया जाता है एंड और भी कुछ छोटे मोटे ड्रग्स हैं, पर ये अल्फा 1 ब्लॉकर में काफी अच्छे से दिया गया। फिर आते कंबाइंड यूज ऑफ फिनेस्टराइड एंड अल्फा 1 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर रिजल्ट इन बेटर इफेक्ट, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट नेसेसरी टू सस्टेन स्टॉपेज ऑफ द ड्रग रिजल्ट इन रीग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट। तो ये ऐसा है कि भाई ये ड्रग को आप दो कुछ महीने, 1 महीने 1.5 महीने जितना भी आप चलाना है, मतलब एज पर द डॉक्टर एडवाइस जो भी कहे या क्लिनिशियन जितना भी एक्सपर्ट जो बता रहा हो कि भाई पता चला भाई आपका प्रोस्टेट का साइज आपको थोड़ा सा श्रिंक करना है ताकि सर्जरी और स्मूथ हो जाए, मैंने कल अभी बताया ही था ना जैसे। तो उस तरह से अपन इसको यूज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन मेल पैटर्न बार्डनेस। बार्डनेस, मेल पैटर्न बार्डनेस होती है तो वही DHT जब बढ़ जाता है, DHT को ये बनने से रोकेगा तो ऑब्वियसली बार्डनेस भी कम हो जाएगी। द साइड इफेक्ट ऑफ फिनेस्टराइड सीधे इम्पोर्टेंस करा देगा भाई। पता चला इतना एंटी एंड्रोजेनिक है कि भाई आप कुछ कर ही नहीं पा रहे आगे। स्किन रैशेज, इचिंग एंड डिक्रीज लिबिडो, लिबिडो तो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ईस्ट्रोजन की बात करते हैं, एक सेकंड यार कितना टाइम हो गया क्योंकि मेरे को एक ट्रेन भी पकड़नी है। ईस्ट्रोजन की बात करते हैं, नेचुरली ऑकरिंग सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस बाय ओवरी, एड्रिनल ग्लैंड एंड प्लेसेंटा। नेचुरल एस्ट्रोजेंस, एस्ट्राडायोल द मोस्ट पोटेंट एंड मेन एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द ओवरी। एस्टेरॉन, एस्ट्रोजन में इस क्लासिफिकेशन में क्यों जाता हूँ भावनाओं में।
हाँ, ड्रग्स फॉर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी अब एक इसमें दिया है तो बता देता हूँ। एंड्रोजन दे सकते हो भाई, टेस्टोस्टेरोन। क्यों? इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है भाई? आपका बैठ गया है तो हार्मोनल, ज्यादातर हार्मोनल इशू होते हैं, कुछ कभी कभार वैस्कुलर इश्यूज भी होते हैं, मेंटल इश्यूज भी होते हैं। हाँ, पर एंड्रोजन्स तो टेस्टोस्टेरोन आपका वीक है। टेस्टोस्टेरोन स्ट्रेस से डिक्रीज होता है, स्लीप से डिक्रीज होता है, पुअर डाइट से डिक्रीज होता है ना। और भी आपके कुछ हैबिट्स हो सकते हैं जिससे डिक्रीज हो। फिर फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 PD5 इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये पीडी फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम होता है और ये आई थिंक वेसो डायलेशन कराता है। फॉस्फोडाइस्ट्रेज 5 इनहिबिटर मतलब फॉस्फोडाइस्ट्रेज का वेसो कंस्ट्रक्शन कराएगा, तो ये इनहिबिट कर देंगे तो वेसल्स डायलेट रहती हैं एंड ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आपका औजार खड़ा रहता है, औजार खड़ा रहेगा तो काम करेगा। तो इसके कैसे आपको इसके काफी सारे मतलब बहुत सारे डॉक्टर मतलब डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट आएंगे। तो आप भी जब डॉक्टर बनेंगे तो बहुत सारे पेशेंट आपको फिर से फेस करने पड़ेंगे। कोई काका आएगा बोलेगा भैया पहले, अभी मेरे को कल परसों ही एक इंटर्न सर थे तो वो बता रहे थे कि आज मेरे पास एक पेशेंट है, बोलता एक कोई 30-32 साल का कोई एक आया, कोई मतलब गाँव वाँव से था, बोलता कि भैया अभी 6-8 महीने से ना एकदम बेड सा गया है, नहीं तो पहले तो ऐसा तन्नाता था। ऐसे ही वो ऐसे ही लैंग्वेज में बोलते हैं, ज्यादातर लड़कों से कंफर्टेबल होते हैं, लड़कियों से आई थिंक नहीं होते। तो बस इस तरह की चीजें होती हैं। सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल अगर तुमको नहीं पता हो तो तुम भाई धिक्कार है। सिल्डेनाफिल नहीं पता, इसका बहुत ही प्यारा सा नाम है, वाइएग्रा, ठीक है। वाइएग्रा नाम से भाई सिल्डेनाफिल बिकती है। फिर एक टडालाफिल भी चलता है, टेडालाफिल भी है। और एक दूसरा वर्डेनाफिल, बट सिल्डेनाफिल ही मोस्टली, वाइग्रा के नाम से सिल्डेनाफिल उसका एक्चुअल नेम है और यही ज्यादातर चलता है। इंट्रा कैवर्नोजल वैसोडाइलेटर, पेपरवीन, फेंटोलामीन और एक एल प्रोस्टाडिल, एल प्रोस्टाडिल PGE1। अब ये मैंने PGE1 जो आगे है उसमें भी दिख जाएगा तुमको। मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन शायद हो चुके हैं, है ना, ऑटोकॉइड्स में। तो ये एल प्रोस्टाडिल। अब मजेदार बात यह है कि ये इंट्रा कैवर्नोजल वेसोडाइलेटर है। तो ये जो पीनस में जो लेयर्स होते हैं ना, कैवर्नोजा एंड कैवर्नोसा स्पॉन्जियोसम, ऐसी कुछ होती है ना, तो वो उसमें जो उसके वेसल्स को डायलेट कर देंगे। एल्प्रोस्टाडिल, पेपावेरिन, फेंटोलामीन। और इस सेल्डेनाफिल के साथ, वाइग्रा के साथ मैं एक और चीज बता दूं कि SSRIs, डेपोक्सिटिन, शायद डेपोक्सिटिन मिला के भी कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं। जनरल नॉलेज बता रहा हूँ मैं तो, मतलब हो सकता है तुम तक अभी तो काम नहीं आएगा तुमको, क्या पता बाद में आ जाए तुमको। और हो सकता है तुम में से किसी की एज बहुत ज्यादा हो तो हो सकता है अभी काम आ रहा हो, बट नॉट गोना वर्क फॉर लॉन्ग टाइम बेबी। डू सम वर्कआउट, ईट सम गुड थिंग्स। एस्ट्रोजन की बात करते हैं। एस्ट्रोजन नेचुरल में एस्ट्राडायोल, एस्टेरॉन, एस्ट्रियोल। सिंथेटिक की बात करते हैं, स्टेरॉइडल भी होते हैं, नॉन स्टेरॉइडल। स्टेरॉइडल में एथिनाइल एस्ट्राडायोल, मेस्टेनॉल, टिबोलोन। और फिर नॉन स्टेरॉइडल में डाई एथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल, हेक्सेस्ट्रॉल और डायंस्टेरॉल। एंटी एस्ट्रोजन में क्लोमिफीन सिट्रेट, ये एक ड्रग है, एंटी एस्ट्रोजेनिक ड्रग क्लोमिफीन सिट्रेट। तो इसको अपन कब यूज करेंगे? जब किसी मेल में, फॉर एग्जांपल कोई मेल है जिसमें ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो अपन क्लोमिफीन सिट्रेट को क्या बोल सकते हैं, उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर, SERDR जो भी है, तो ये फिल्वेस्ट्रांट सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ये SERM। तुमको कुछ अगर ध्यान आ रहा हो तो ऐसे एक सर्म, टेमोक्सिफिन सिट्रेट, टॉर्मिफिन, रेलॉक्सिफिन। हाँ, इस सर्म आई थिंक कौन सी गोली चलती है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूल, क्या, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सहेली। सहेली भी तो SERM पे ही वर्क करती है ना। एरोमेटेज इनहिबिटर्स कौन से हैं? लेट्रोजोल, एनेस्ट्रोजोल और एक्सेमेस्टेन। ये है इसका क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं आगे। तो यही से घिसी पिटी सी उसकी साइकिल जो चल रही है, हाइपोथैलेमस GnRH को, एंटीरिपिट्यूटरी से FSH LH निकला, ओवरी पे जाके ऐड किया, फिर ये क्या निकल रहा है, ये ग्राफियन फॉलिकल, GF से ग्राफियन फॉलिकल ही है ना, ग्राफियन फॉलिकल से अपना एस्ट्रोजन निकल रहा है और ये कॉर्पस ल्यूटियम से अपना प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है। एंड फिर वही जाके प्रोजेस्टेरॉन बोलेगा कि एंटीरिपिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को बंद करो भाई, सफिशिएंट अमाउंट में है, और एस्ट्रोजन एंटीरिपिट्यूटरी को। क्या ईस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस को जाके सिग्नल दे रहा है? नहीं, ईस्ट्रोजन सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके सिग्नल दे रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है चाहो।
सिंथेटिक एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो ये सब तो स्टेरॉइडल, ये सब बात अभी अपन ने उस क्लासिफिकेशन में देख ली। एस्ट्रोजन बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर न्यूक्लियस, रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस इफेक्ट। वही स्टेरॉइडल हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं सबसे शुरू में अपन ने देख चुके हैं। हाँ, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर क्या क्या होते हैं, तो भाई ई आर अल्फा और ई आर बीटा, मतलब ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा वाले होते हैं और एक बीटा वाले। मैनी टिश्यूज कंटेन बोथ सब टाइप्स, बहुत सारे टिश्यूज बोथ सब टाइप्स कंटेन। अल्फा वाले कहाँ पे, यूट्रस, वजाइना, ओवरी, ब्रेस्ट, हाइपोथैलेमस एंड ब्लड वेसल, और बीटा वाले प्रोस्टेट एंड ओवरीज। ठीक है, तो बीटा वाले कहाँ पे ज्यादा मिल रहे हैं, बीटा यानी प्रोस्टेट और ओवरीज पे ज्यादा मिल रहे हैं अपन को, है ना। और सही चल रहा है ना। एंड अपने अल्फा वाले यूट्रस, वेजाइना, क्या नाम है इसका, यूट्रस, वेजाइना, ओवरी, ओवरी पे भी है। ओवरी मतलब दोनों ही कंटेन कर रहा है। हाँ, फिर ब्रेस्ट, ब्रेस्ट, हाइपोथैलेमस, ब्लड वेसल्स, तो उसमें अल्फा ज्यादा है अमाउंट में, ओवरी में दोनों ही हैं। और प्रोस्टेट की बात करें तो ई आर अल्फा होगा क्या वहां पे, नहीं, ई आर बीटा है वहां पे, एस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा। Pharmacokinetics, estrogen are available for oral, parenteral, transdermal, topical administration. Natural estrogen not effective orally due to high fast pass, मतलब नेचुरल एस्ट्रोजन को आप ओरली न मत दो क्योंकि उनका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। एस्ट्राडायोल को अगर दोगे तो एस्टेरॉन और एस्ट्रियोल में जाके बदलेगा। ऑल दीज ग्लूक्रोनाइड एंड सल्फोनेट कंजुगेशन, अब ये तो सब तो वो मेटाबॉलिज्म वाले में आ गए अपन, जनरल फार्मा और उससे ऊपर उससे रिलेटेड चीजें हो गई। द मेटाबोलाइट्स आर एक्सीटेड कहाँ, यूरिन और बाइल से एक्सीट हो रहा है। इंटेस्टाइन दे अंडरगो डीकॉन्जुगेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया फ्लोरा एंड रीअब्सॉर्ब, रिजल्टिंग इन इंट्राहेपेटिक साइक्लिंग। तो अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा बैक्टीरियल फ्लोरा ढंग से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हें एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए हैं और उसके बाद में तुम्हें ओरल मतलब ओरल एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन को दे रहा हूं, तो क्या वो तुम पे प्रॉपरली एक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली आंसर है नहीं, नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम्हारा फ्लोरा ही चुरा हुआ है ऑब्वियसली, तो ये डिकॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन, तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टिन या प्रोजेस्ट्रॉन जो बोलते हैं, हाँ, ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करने में मदद करता है, और ये सेक्रेटरी फेस एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, क्या कहेंगे इसको, मेंटेन करने में मदद करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रमोट रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स एंड मायोमेट्रियम, ये डिक्रीज ट्यूबल मोटिलिटी एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोजेस्टिन। सर्वाइकल सिक्रीशन बिकम्स थिन वाटरी अल्कलाइन व्हिच फैसिलिटेट एंट्री ऑफ स्पर्मेटोजोआ, सर्वाइकल बिकम थिक मोर विस्कस एंड एसिडिक व्हिच इज होस्टाइल टू स्पर्म पेनिट्रेशन। तो ये जस्ट लाइक एस्ट्रोजन तब एक्ट कर रहा होगा जब आप ओव्यूलेटरी फेज में हो, कि जब मतलब आपकी बॉडी एक्सपेक्ट कर रही है कि कोई स्पर्म आएगा, ओव्यूलेशन होगा, एंड उसी के अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्टेरॉन की भाई मान लो आपका क्या बोलते हैं, ओ क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन के बाद मीटिंग हो गई है, मतलब मीटिंग हो गई है, स्पर्म और ओवम मिल चुके हैं, तो अब प्रोजेस्टेरॉन वहां से हैंडल कर रहा है चीजें कि भाई अब कोई दूसरा स्पर्म ना आ जाए, ठीक है, और एम्ब्रियो ढंग से, मतलब क्या, एम्ब्रियो ढंग से चिपक जाए यूट्राइन वॉल से, और यूट्राइन वॉल से फिर नरिशमेंट लेके आगे बच्चा निकले, एंड ला 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 जो भी है वो सब चलता रहे। स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ डक्ट्स एंड स्टोमा इन ब्रेस्ट, स्टिमुलेट प्रोलिफरेशन ऑफ एसएनआई इन ब्रेस्ट, तो ये एसएनआई को बनाएगा ब्रेस्ट में, ये डक्ट ग्रोथ ऑफ डक्ट एंड स्टोमा इन ब्रेस्ट। तो ये मैंने शायद एक पहले भी एक किसी लेक्चर में बताया था तुमको, अगर तुमने ये लेक्चर पूरे फॉलो करते आ रहे हो तो, कि भाई ब्रेस्ट टिश्यू किस तरह से डेवलप होती है। इट जस्ट एज सिंपल एज कि कोई दूध की फैक्ट्री सेट करने जैसा। तो एक जगह जहाँ पे दूध बन रहा है तो वो फैक्ट्री ईस्ट्रोजन बना रहा है ना। अब ऑब्वियसली दूध को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जो तुमको पाइपलाइंस चाहिए तो वो तुम्हारे प्रोजेस्टेरॉन क्रिएट कर रहे हैं। एंड फिर दूध रिलीज करना है तो रिलीज के लिए प्रोलैक्टिन है। इसी तरह से मेरे को ध्यान था। मेटाबॉलिक एक्शन क्या, एस्ट्रोजन डिक्रीज द रेट ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ बोन बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। वही बात है कि भाई जो बोलते हैं ना 50 साल के बाद भाई ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, मतलब क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है फीमेल को, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल घटने लगता है। तो एस्ट्रोजन का अगर नॉर्मल फीमेल पे देखा जाए 50 साल से पहले वाले, प्री मतलब क्या बोलते हैं, जिनका मेनोपॉज नहीं हुआ है, तो उन पे ऑब्वियसली क्या होगा, उन पे एस्ट्रोजन हाई रहेगा, उनका बोन रिजॉर्प्शन रेट कम होगा, उनको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा।
दे इंक्रीज प्लाज्मा डेंसिटी, लाइपोप्रोटीन एचडीएल को बढ़ाएंगे, एलडीएल को घटाएंगे, दे कॉज सोडियम वाटर रिटेंशन, इडीमा, मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी भी होती है। तो एस्ट्रोजन के काफी सारे मेटाबॉलिक एक्शन है। प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन में डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस, प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज सर्कुलेटिंग एलडीएल लेवल्स, है ना, स्टिमुलेट लाइपोप्रोटीन लाइपेस एक्टिविटी एंड फेवर फैट डिपोजिशन, दे आल्सो प्रोड्यूस सोडियम और वाटर रिटेंशन। तो सोडियम वाटर दोनों कर रहे हैं। ईस्ट्रोजन एलडीएल को घटाता है, एचडीएल को बढ़ाएगा, प्रोजेस्टेरॉन एलडीएल को बढ़ाता है, क्योंकि देखो प्रेगनेंसी सपोर्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी सपोर्ट करना तो फैट को तोड़ना जरूरी है ताकि न्यूट्रिशन प्रॉपरली मिलता रहे। तो उसको ये नहीं पता है कि भाई प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, है ना, अगर मतलब आपका कोई ट्यूमर हो गया, कुछ हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन तो उस तरह से एक्ट करेगा। दे एनहेंस कोएगुलेबिलिटी ऑफ ब्लड बाय इंक्रीजिंग द क्लॉटिंग फैक्टर, कौन कौन से, 2, 7, 9, 10, एंड डिक्रीज एंटीथ्रोम्बिन 3, एंड दे इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। वाह, क्या अलग ही चीज है। दे इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, दे इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ठीक है, ये एक इंड्यूस कर रहा है कि भाई ईस्ट्रोजन आके बोल रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को बढ़ाया जाए, और इस प्रोजेस्टेरॉन भाई एकदम दुश्मनों वाले काम कि इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, रिसेप्टर नहीं बनने देना ईस्ट्रोजन के। ठीक है, तो यही है, बॉडी भाई अलग 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 चलती है एकदम। ठीक है, अब थेरापेटिक यूज क्या है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन इज फॉर कॉन्ट्रासेप्शन विथ अ प्रोजेस्टेरॉन। तो वही ओरल पिल्स और वो सब के बारे में बात करते हैं अपन। अभी अपन कहाँ तक के पहुंचे, क्योंकि आई थिंक लंबा है यार। हम्म, क्योंकि पता चला मैं ट्रेन तो मिस कर नहीं पाऊंगा। और आई थिंक ग्लूको कॉर्टिकोइड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से पहले तक के तो अपन कर ही सकते हैं शायद तक, फटाफट पहुंच जाएंगे, होप सो। नहीं तो फिर देखते हैं, एक मिनट में ट्रेन चेक कर लूँ पहले। हाँ, जल्दी करना पड़ेगा भाई, अभी टाइम है इस हिसाब से। तो ओरल कंट्रासेप्टिव की बात करते हैं, द कॉमन यूज ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन फॉर कंट्रासेप्शन। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ फीमेल, तो डिलेड प्यूबर्टी इन फीमेल्स और डिलेड प्यूबर्टी इन गर्ल्स, मिनार्की हो गई, मिनार्की चालू हुई, फिर एक सेकेंड यार। ठीक है, आगे का देखते हैं फटाफट। तो लाइफ स्पैन ऑफ फीमेल, कंट्रासेप्शन, डिसमेनोरिया, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, फिर मेनोपॉज हो गया, तो पोस्ट मेनोपॉजल एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, और सिनाइल वेजिनाइटिस हो गया है कि भाई मतलब एज के साथ, एज होने के बाद आपकी वजाइना इन्फ्लेम्ड रह रही है। तो ये कहाँ कहाँ पे एस्ट्रोजन का यूज किया जाता है, तो ये सब इतने सारी जगहों पे। ठीक है, अगर मेनार्की से पहले तो डिलेड प्यूबर्टी इन गर्ल्स, उस दिक्कत को सुधारने के लिए एस्ट्रोजन का यूज करेंगे। कंट्रासेप्शन के लिए डिसमेनोरिया हो रहा है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको संभालने के लिए, है ना, पोस्ट मेनोपॉजल मतलब मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं, ताकि इधर क्यों दे रहे हैं एचआरटी, क्योंकि भाई मेनोपॉज के बाद का एस्ट्रोजन लेवल घट जाता है, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस को अपन को कंट्रोल में रखना है, इसीलिए। बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ, क्योंकि देखते हैं जितना जल्दी, जितना हो सकता है एटलीस्ट उतना तो मैं भी कवर करूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर कल आ जाएगा। Postmenopausal hormone replacement therapy. The signs and symptoms in postmenopausal women: cessation of normal ovarian function. They are vasomotor symptoms, sleep disturbance, genital atrophy, osteoporosis lead to fractures. वही fractures, cardiac incidence of cardiovascular disease is more in postmenopausal women. Estrogen कार्डियोप्रोटेक्टिव फंक्शन भी शो करता है, कार्डियोप्रोटेक्टिव कह सकते हैं, कार्डियोप्रोटेक्टिव उसकी प्रॉपर्टीज होती है। So short-term estrogen therapy relieve in menopausal symptoms such as hot flushes, night sweat, depression, irritability, and sleeplessness. The main objective of long-term estrogen therapy in postmenopausal women is to prevent or delay osteoporosis. Estrogen decrease the rate of resorption by inhibiting the activity of osteoclast. वही मैंने बात कर दी, atherosclerosis. Estrogen increase plasma HDL and decrease LDL levels. तो वही कार्डियो प्रोटेक्टिव क्यों है भाई, क्योंकि एचडीएल जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं नेचर में, और एलडीएल कार्डियो मतलब कार्डियक एक्टिव क्या बोल सकते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव नहीं, क्या बोलेंगे इसको, कार्डियो कार्डियो डैमेजिंग, या जो भी तुमको टर्म लगानी है, वैसे उस तरह के प्रॉपर्टीज उसमें होती है एलडीएल में। Hormone replacement therapy reduces the incidence of coronary artery disease and Alzheimer disease. To avoid the risk of endometrial breast cancer, progestin, medroxyprogesterone or norethistron is given for last 12 to 14 days of each month. तो ये भी एक एंडोमेट्रियल ब्रेस्ट कैंसर को क्या बोल सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, उसको ट्रीट तो नहीं, उसको अवॉइड करने के लिए, उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए अपन इसको भी देते हैं।
क्योंकि एस्ट्रोजन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको एंडोमेट्रियल ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए अपन प्रोजेस्टेन का भी यूज़ करते हैं। आई होप सो मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, एस्ट्रोजन अलोन इज यूज्ड इन हिस्टेरेक्टोमाइज्ड वुमेन, जिनका हिस्टेरेक्टोमी होती है, मतलब यूट्रस को रिमूव कर दिया गया, उन पर भी एस्ट्रोजन अलोन दिया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। मोस्ट इफेक्टिव एस्ट्रोजन प्रिवेंटिंग ऑस्टियोपोरोसिस आर कॉन्जुगेट एस्ट्रोजन, सल्फेट एस्ट्रोजन। इतना तुमको याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉबैक क्या है एचआरटी के? इंसिडेंस, increase incidence of venous thromboembolism and gallstones, uterine bleeding, मूड चेंजेस, ब्रेस्ट कैंसर। तो मेन तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर आप एस्ट्रोजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, या उनको पहले से कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की कोई हिस्ट्री तो नहीं है उनकी, और ब्रेस्ट कैंसर, ये चीजें हो सकती है। सिनाइल वेजिनाइटिस, तो टॉपिकल ईस्ट्रोजन आप उन्हें अप्लाई कर, मतलब टॉपिकल ईस्ट्रोजन प्रोवाइड करेंगे। डिस्मेनोरिया हो रहा है किसी को, तो कॉम्बिनेशन में प्रोजेस्टेरोन कैन लीड टू सप्रेस ओवुलेशन पेशेंट विद डिस्मेनोरिया। नॉन ओवुलेटरी साइकिल आर पेनलेस, मतलब कि भाई आपने साइकिल को हो, जैसे आप, डिस्मेनोरिया क्या होता है, मतलब डिफिकल्ट, क्या बोलेंगे इसको, मेंसेस या फिर पेनफुल मेंसेस। तो पेनफुल मेंसेस के लिए आपने क्या किया कि भाई आपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को दे दिया, ताकि ओव्यूलेशन जो है वो सप्रेस हो गया। तो सप्रेस हो गया तो हो सकता है ओव्यूलेशन हो रहा हो पहली चीज, या फिर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा हो। एंड अगर हो भी रहा है तो वो पेनलेस होगा, नहीं भी हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अपने कंट्रोल में है अभी। Delayed puberty in girls, in patients suffering from Turner syndrome and hypopituitarism, estrogen are used for development of secondary sexual characteristic and to avoid osteoporosis. Usually cyclic treatment इसमें दिया जाता है। कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, तो ये मेल्स में देखा जाए, सॉरी, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन इज पैलिएटिव। फॉस्फेस्ट्रॉल इज अ प्रो ड्रग ऑफ एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का एक मतलब प्रो ड्रग आती है फॉस्फेस्ट्रॉल, विच इज कंसंट्रेटेड in the prostate and get activated to stilbestrol biacid phosphatase in the prostate tissue. GnRH agonists are preferred to estrogens, मतलब कि प्रोस्टेट कार्सिनोमा को भी वही श्रिंक करना और उसको ट्रीट करने के लिए अपने काम आता है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट है। हाँ, टिबोलोन की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन है कि, तो टिबोलोन नहीं पूछ रहा कोई तुमसे अभी एकदम। एडवर्स इफेक्ट क्या है एस्ट्रोजन के? नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वाटर रिटेंशन विद इडीमा एंड वेट गेन, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एंडोमेट्रियल ब्रेस्ट कैंसर, thromboembolic complication, increase incidence of gallbladder, blah, blah. The dose of estrogen used in HRT is low, approximately 1/5 of the oral contraceptive dose, and the side effect is less severe. अब क्योंकि टाइम बचा नहीं है तो एंटी एस्ट्रोजन और ये क्लोमिफेन अब ये नेक्स्ट लेक्चर पे होगा आई थिंक। ठीक है, इस पे अब क्योंकि अब दो ही उसमें तीन जो टॉपिक्स हैं मेन, यहाँ से देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक से मेन चीजें चालू हो जाएंगे अपने। एक तो जो मेन क्वेश्चंस आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड से ऊपर पूछ लिया जाता है, अपना डायबिटीज और उसके ड्रग्स, और या अपना इससे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो ये सब, ये तीन चीज। ठीक है, तो ये होप सो या तो तीनों, तीन तो नहीं, आई थिंक दो लेक्चर्स और लगेंगे इसके, बट ठीक है, हो जाएगा यार। 27 हो रही, 28, एक, हाँ हो जाएगा। कल पूरा बैठूंगा, सैटरडे तो कल पूरा बैठ जाऊंगा। दो लेक्चर्स होप सो कि कल ही मैं खत्म कर दूं एंडोक्राइन को। एंड उसके बाद कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी देखा जाए तो छोटा है अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ोगे, और बहुत बड़ा है अगर आप उसको एकदम डेप्थ में पढ़ना चाहोगे, बट अपन ट्राई करेंगे कि उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, 3 तारीख तक का एम है तो खत्म कर देते हैं उसको। ठीक है, तब तक के लिए भाई ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं।